व्यवहार के ऊपर कोई किताब आज तक इस संसार में ओपन नहीं हुई। मणिपुरी क्लासिकल डांस है, स्क्रिप्ट तो पकड़ लिया, उसमें जोर कहाँ पर है, उसका माध्यम जो है क्लासिकल डांस होना ही है। हमारा ये मणिपुरी संकीर्तन का म्यूजिक है जी, उसके माध्यम से और भक्ति भाव है हमारा। श्रृंगार को लेते हैं मणिपुरी वैष्णव ने, उसको भक्ति रस में ट्रांसफॉर्म किया, उसको मानते हैं। सारा जो है श्रृंगार रस है वो भक्ति में जाएगा। आप म्यूजिक के जानकार भी हों, आप कोरियोग्राफी करते हैं, तो आपके पास में डांस स्पॉट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो क्या भविष्य में आपको महाभारत की कुछ और कैरेक्टर करने का मन है? इस वक्त तो महाभारत से कंटिन्यू करने के बजाय हम रामायण में ध्यान देने का सोच रहा हूँ। पसंद ये है क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर तो उसकी जो फिलोसॉफी है क्या है ये ढूंढ रहा हूँ मैं। हमारा मणिपुर की बात थोड़ा अलग रख के भारतवर्ष की बात से हम सनातन की बात भी करता है। तो सनातन एक धर्म नहीं है, वो तो एक फिलोसॉफी है। जो हिंदुइज्म गुरु परंपरा और ये जो सोते जाते बड़े उसमें एक फिलोसॉफी है, ये जमते हैं मणिपुर के साथ। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मणिपुर इम्फाल के अग्रणी थिएटर आर्टिस्ट, मैं कह सकता हूं एक म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर और थिएटर डायरेक्टर आदरणीय श्री टिकेन सिंह जी। टिकेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी, बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। एक कलाकार के जीवन में भी कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं, दुश्वारियां होती हैं, लेकिन एक अदम्य इच्छा शक्ति, एक जुनून होता है जिसके चलते सारे कठिन राहों को पार करते हुए अपनी मंजिल को फतह करते चलते हैं ये कलाकार। ऐसे ही कलाकार हैं टिकेन जी हमारे बीच में। टिकेन जी, मणिपुर 7 सिस्टर्स कहलाता है और हम तो कहते हैं भारत का स्वर्ग ही बसता है वहां पर। कुदरत ने खुले हाथों से नेमत से नवाजा है और मणिपुर के पास अपनी हजारों बरस पुरानी जो संस्कृति है, जो कलाएं हैं, उन कलाओं के ही एक बहुत बड़े उत्तराधिकारी के रूप में हम आपको आज देखते हैं। ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये कला के रास्ते पर चलना कैसे गवारा हुआ आपको? सबसे पहले विनय जी, आपसे मिलने से बहुत खुशी हुई। आप जैसे महान कलाकार के साथ जी, मेरा सौभाग्य मौका मिला, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। मेरा भी सौभाग्य की बात है। असल में मेरा परिवार, मेरा घर, ये कई आर्टिस्ट को घेरे हुए हैं। वहाँ नैरेटिव आर्टिस्ट है, सिंगर्स है, थिएटर आर्टिस्ट है जी, फोक म्यूजिशियन है। मेरा माताजी जो है जैसे पंडवानी जैसा कथावानी करते हैं जी, उसको संगीत एकेडमी एंड पद्मश्री अवार्ड मिला। मेरा 2 बड़ी सी बहन थी, उन लोगों से नृत्य का, फोक डांस का वो मिला। ऐसे ही बचपन में कलाओं के साथ जुड़े हैं। मेरा पसंद कुछ और बसों जैसा है, बांसुरी भी बजाना चाहते हैं, ढोल भी बजाना चाहते हैं, नगाड़ा सभी ट्राई करके आया, लेकिन फिर भी हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो ऐसा करते करते हम आ गए हैं। तो पहला जो म्यूजिक से शुरुआत हुआ मेरा, फोक म्यूजिक से, उसके बाद हम धीरे धीरे डांस तरफ जाने लगी। तब से वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी जी, वहाँ से हम डिप्लोमा मिला, उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह मिला, उससे डांस के करियर में आ गए थे। उसके बाद हम डिप्लोमा पास करके हम जो हमारा कॉलेज है और दोस्तों के साथ ये सोचे हम डांस का जो डिग्री तो मिल गया है, काम कैसे करना है, कहाँ करना है, वो ढूंढना है। तो हमने सोचा रतन श्याम जी के पिताजी, मैं गुरु जी का नाम ले रहा हूँ, रतन जी बड़े, हाँ, ये गुरु तरुण कुमार जी, वो भी संगीत एकेडमी अवार्डी है, उसके पास हमने प्रणाम करने के लिए। तो हम चाहते हैं जी गुरु जी का क्लासिकल माध्यम मणिपुर का, वो डांस के लिए हमारा एक संस्था खोलना चाहिए, अगर आज्ञा हो तो उसने मान लिया। उसने फर्स्ट प्रेसिडेंट बना और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लेबोरेटरी नामक एक संस्थान बना, वहाँ से जर्नी हुआ। जी जी, बहुत अच्छा। टिकेन जी, ये तो आपने कहा जन्मजात कलाकार हैं और परिवार से, माँ से यदि आपको ये विरासत मिली है तो निश्चित रूप से आपके भीतर अभी भी उसकी चमक, उसकी महक हम लोग
देख सकते हैं आपके काम में। ये जो आपने रतन थियम साहब का नाम लिया, आपके समय में रतन थियम जी की कंटेम्प्रेरी अगर मैं थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स की बात करूं तो उसमें बीवी कारंत भी आते हैं। और चूंकि भारत भवन में ये महाभारत का ये फेस्टिवल हो रहा है, तब इसी भारत भवन में कारंत जी की कुछ यादें भी आपके साथ निश्चित रूप से जुड़ी होंगी, थोड़ी सी साझा कीजिए। मैं तो यहाँ यहाँ आते आते थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था जी, क्योंकि मेरा जो शुरुआत में, भले ही हम कलाकार ही हो, इधर उधर भटकते रहते हैं कुछ मिलने के लिए, क्योंकि मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक दिन कारण जी मणिपुरी में आया जी, तो उसका उसका दोस्तों का साथ ऐसा बोला एक थिएटर के म्यूजिशियन चाहिए। तो मेरा दोस्त है वो गुजर गया जादूमणि जी, वो यहाँ पहले से काम हाँ, तो मेरा कॉलिग है। तो उसने भी थोड़ा करण जी को बताया होगा हमको लाने के लिए, इसलिए मौका मिल गया यहाँ आने का। वहाँ से 1987 से 88 का लगभग एक साल 8 महीना काम करने का मौका मिला। वो जिंदगी का एक ऐसा सुनहरी वो है समय है, क्योंकि उसमें महान कलाकार जैसे नयन पानिकर जी, जर्मन से क्रिस वेनोइच और वगैरह जॉन मार्टिन एक्सेट्रा, उन बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। वजह संगीत का हम देख सकते हैं जो कैसा डायरेक्शन करता है, स्क्रिप्ट कैसा प्रिपेयर किया जाता है, और उसमें जो अलग अलग डायरेक्टर का सोच जो है कैरेक्टर के साथ, उसमें जरा गहराई से हम सीखने के बहुत मिला। उसके साथ साथ हम मन में ये भी है, मैं एक ऐसा सेल्फिश भी हो सकते हैं, हर नाटक में वो महाराष्ट्र का हो, इंडिया का हो, भारत का हो, मणिपुरी म्यूजिक हो जाए। उसमें मणिपुरी म्यूजिक का भाषा जो है वो कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए जी, जैसे वेस्टर्न स्क्रिप्ट के साथ, इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ, उसमें क्या कर सकता है वो हम यहाँ से उसके एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होते हुए देखा, क्योंकि मेरा गुरुजी है एक महान थिएटर डायरेक्टर कारण जी थे जी। चूंकि कारण जी की बात है और भारत भवन की बात होती है, लेकिन देखे ना कि कई बरस गुजर गए और फिर आपको भारत भवन आने का मौका मिला और भारत भवन में महाभारत करने का मौका मिला। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो उर्वशी कैरेक्टर को लेकर आप आ रहे हैं और चूंकि उसका मंचन आपके निर्देशन में ही संभव हो रहा है, तो इस भारत भवन में होने वाले महाभारत को लेकर आपका क्या सोचना है? किस तरह से ये फेस्टिवल आपको लग रहा है? और क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर वीर भारत न्यास ने चूंकि इसको संयोजित किया है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं पहली बार जो मेरा दोस्त तो है बंटी जी से फोन आया, अनूप जोशी बसी से, तो हम महाभारत लेकर एक ऐसा कुछ कर रहा है, मणिपुर में कौन कौन महाभारत के ऊपर काम कर रहे हैं आपको बताए। तो मैंने अच्छा मौका है, हम भी तो कर रहे हैं उर्वशी तो उसने हाँ जो दो हम आ जाए, तो मौका मिल गया। मैंने ये एक्सपीरियंस है मेरा माँ जो है वो एक उसको भी महाभारत का गाथा गाया करते हैं और रामायण भी गाया करते थे। जो उसने शिव को जो एक फूल चढ़ाने का कहानी थे वो बहुत लोकप्रिय थे। और मेरा दादाजी है वो भी महाभारत रामायण का कथा बजाते हैं। उनसे कहा सब महाभारत का सारा जो हम जिंदगी भर सुनते रहे, तो हम बार बार डांस बाकी सोचते हैं तो वो स्क्रिप्ट के बारे में सोचते हैं, कौन सा स्क्रिप्ट ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं रहते तो आजकल नहीं चलता। सभी को मालूम है उर्वशी कौन है ये थे, लेकिन हम क्या करना चाहते उसके माध्यम से। मैंने बहुत खोजबीन किया, तो एक चीज उसमें मिला जी, उसका उर्वशी का अहम ईगो। तो उर्वशी के ईगो के सामने पुरुरवा और अर्जुन जैसा व्यक्ति का जो हुआ कहानी में वो हमने पकड़ा, लेकिन वो कहानी तो सबको मालूम है, मुझे क्या करना है। तो मैंने सोचा अच्छा ये जो अहम जो है अभिहानी है हमारा, उसको उर्वशी को लेकर क्या मैसेज दे सकता है। तो खोजते खोजते गहराई तक चला गया, मैंने पाया ये उर्वशी का अहम जो है, ये उर्वशी का अहम
के जो कहानी है, मेरा 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 मतलब मेरा सोच ये है जी। आखिरी वो तो घोड़ा बन गया श्राप से, तो उसका जो श्राप से वो मुक्त कब मिला? नवब्रज का जो हुआ ना, भीम का गदा का श्राप, उससे वो मुक्त मिल गया। लेकिन ये जो उसी जमाने के लोग या जी व्यास देव जी क्या कहना चाहते हैं, मैं उसमें ध्यान दिया तो मैंने पाया एक भीम जो है उसके एक गदा, उसमें नवब्रज को उसने थोंक के चला गया। ये क्या मैसेज है? तो भीम तो एक मानव है, तो उसके गदा से, लेकिन महाभारत में ये देखा भीम का अंदर कोई अहम वाली चीज नहीं है। वो जो मन जब आता है वो ऐसा ही करते हैं, वो तो या मेरी मन से पूरा साफ निकला। उसके सामने भगवान कृष्ण का चक्र हो, शिव जी का त्रिशूल हो, गणेश जी का वो जोंग दंड हो, कोई नहीं चलता। वो पाया उससे उर्वशी का मुक्त मिलने का वजह जो अहम थे देवताओं का, मेरा पास ये है। आजकल जो न्यूक्लियर का बात पड़ा, हमारा पास न्यूक्लियर है, ये है। उस भ्रम को इसी कहानी ने ऐसा कुछ करने का सोचे होंगे, ये मेरा जी। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, महाभारत की कथाएं जो हैं दरअसल एक महाआख्यान का रूप ही हैं। और जो आपने भी कहा कि आज के समय से, यानी कि हमारे जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस हैं, या हम कह सकते हैं कि जो चुनौतियां इस वक्त हैं, ये माहौल हम देख रहे हैं सारी दुनिया में, उसमें कैसे महाभारत की हर कहानी जो है वो इंटरेक्ट करती है और उसमें एक मैसेज निकल के आता है। उर्वशी को आपने कंसीव किया इस तरह से, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि महाभारत जो है वो एक ऐसा क्लासिक है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक क्लासिक माना जाता है और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। पूरे वर्ल्ड थिएटर में अगर हम देखें, वर्ल्ड की कल्चरल मैप पर देखें, विश्व मानचित्र पर अगर देखें, क्या आपको लगता है कि महाभारत से भी ऊपर आपको कोई लगता है कि ऐसा मैसेज देने वाला कोई ग्रंथ है? संभव नहीं, संभव नहीं। आप महाभारत की कहानी को छोड़ दीजिए, कितना नाम थे महाभारत में, और विभिन्न नाम के साथ कहानी थे। जी जी। जो हम तो वो तो शायद करोड़ का नाम होगा, एक एक का कहानी है उसमें, उसके परिवार का नाम भी है। कहानी लिख, हम कहानी के बाद छोड़ दो, कितना नाम हम क्रिएट कर सकोगे? 100 कर सकोगे नया। उसके बाद ये महाभारत के एक अंदर से हमने पाया। आज ये कहानी से ये अलग है, लेकिन उसका सोच जो है लिखने वाले का, आजकल का विद्वान से है, उससे बहुत ऊपर है। तो दुनिया का जो हमने बहुत कुछ सीखने को पाया, शेक्सपियर हो वगैरह हो, उसका पूरा ऊपर है महाभारत की कथा है। इसलिए पीतरब्रूक के मणिपुर आए थे महाभारत का जो फिल्म ड्रामा करने के पहले, हमारा साथ भी मिला था, उसके एसेस किए थे हम बचपन में, तो उन्होंने भी जो वहाँ किया था, तो सभी देखकर मैंने मेरे मन में यह है, महाभारत के ऊपर कोई किताब आज तक ये संसार में ऊपर नहीं हो। टिकेन जी, किसी कहानी को सोच लेना एक अलग बात होती है, किसी कैरेक्टर को सोच लेना अलग बात होती है। आपने उर्वशी को चुन तो लिया, और वो जो उर्वशी में जो एक अंडरटोन है, और उस अंडरटोन को आपने पकड़ा कि क्या उसमें से मैसेज विमर्श निकल कर आ रहा है। लेकिन जब इसको थिएटर पर लेकर जाते हैं तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ न्याय करने वाले कैरेक्टर्स, वो पात्र, उन पात्रों का चुनाव, और पात्रों के चुनने के बाद भी जो दिग्दर्शन है, वो पूरा का पूरा जो उसका एस्थेटिक है, वो सारा का सारा कंसीव करना, सोचना, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें कोरियोग्राफी भी है, उसमें एक्टिंग भी है, ये सारी चीजें हैं। आपने इसको कैसे कंसीव किया? तो इसमें थोड़ा बहुत चैलेंज है, क्योंकि मणिपुरी क्लासिकल डांस है, हम पीपल जो रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, लेकिन उसमें कई कमियां हैं जी। जो मैं एक स्क्रिप्ट तो पकड़ लिया, उसमें जोर कहाँ पर है, उसका माध्यम जो है क्लासिकल डांस होना ही है। तो क्लासिकल डांस ने उर्वशी को नरेट करते समय बहुत चैलेंज का हम सामना करना पड़ा। जो डिटेल्स उर्वशी के अंदर है वो शायद वो कर नहीं पाया,
क्योंकि वो बहुत बड़ा कहानी हो गया, इसलिए मैंने संक्षिप्त में लाया गया। क्योंकि पुनर्भवा का साथ क्या हुआ संक्षिप्त, उसमें डांस करवाने की कोशिश की। अर्जुन का साथ किया, उसमें भी डांस करवाने की कोशिश की। तो उर्वशी का सोलो डांस करवाने का, ये सारा डांस से एम्फेसिस किया, थिएटर में थोड़ा कम। जो बाद में जो उर्वशी को कैसा मुक्ति मिला वो नारद की वासक में छोड़ गया। शायद हम अगर ये दोबारा करें तो उस पर जोर दूंगा। इस समय तो वो वहाँ तक मिला, लेकिन इसमें हमारा एक मणिपुरी संकीर्तन का म्यूजिक है जी, उसके माध्यम से हमारा और भक्ति भाव है हमारा। से मान लीजिए आप अप्सरा जो है उसका इरोटिका। अभी टिकन जी, जब आप ये बात कर रहे थे कि जिसमें कैसे आपने मणिपुरी के आर्ट फॉर्म को उसमें जोड़ने की कोशिश की है और इस तरह से एक बड़ी वॉइस जो है वो उर्वशी की उसमें से निकल कर आती है, यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि जो हमारी इंटर रिलेशनशिप है, आप म्यूजिक के जानकार भी हों, आप कोरियोग्राफी करते हैं तो आपके पास में डांस फॉर्म का भी नॉलेज होना चाहिए, और सुंदर इस सारी रंग रोगन से उसको तारी करने के लिए आपके पास में एक पेंटर की आई भी आपके पास में होना जरूरी है। तो इस तरह से थिएटर को हम मानते हैं कि कंप्लीट आर्ट फॉर्म है थिएटर, जिसमें सारी चीजें जो हैं बराबर से काम करती हैं। क्योंकि इसका पहला मंचन है उर्वशी का, यहाँ दूसरा है ये तो प्रदर्शन आप वहाँ हुआ था। अच्छा जी जी। तो क्या भविष्य में आपको महाभारत की कुछ और कैरेक्टर करने का मन है? अब इस वक्त तो महाभारत से कंटिन्यू करने के बजाय हम रामायण में ध्यान देने का सोच रहा हूँ जी। मैंने अभी सोचा है त्रिनारी का नाम है, वो जो है रावण का बहन जो है शूर्पणखा सर्वजी है, और एक है अहला जी, वो पत्थर बन के श्री राम को, अहिल्या जी जी, अहिल्या का उद्धार राम ने किया था। उन तीनों के ऊपर काम करने का हम सोच रहे हैं। पसंद ये है क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर है उसमें, तो उसको लेकर उसकी जो फिलोसॉफी है क्या है ये ढूंढ रहा हूँ मैं। अभी नहीं मिला, फिर भी मैं सोच रहा हूँ। जो आप तो जानते हैं कि लिटरेचर सबसे ऊपर है, लिटरेचर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उससे संगीत ऊपर ना हो, उसका वो इंस्टीट्यूट संगीत सबको ऊपर मानते हैं, लेकिन लिटरेचर के बिना संगीत हो ही नहीं सकता जी। इसलिए वो जो लिटरेचर का वो जो अंदर का एस्थेटिक्स जो है वो समझने बहुत करना पड़ता है, जोर लगाने पड़ता है, और बार बार हम किसी किताब को रिलेटेड को पढ़ना पड़ता है, उसी प्रोसेस नहीं होगा। टिकन जी, आप चूंकि बात कर रहे हैं, आपने उर्वशी को चुना और उसके पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन किए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा था तब आपने कहा कि अब मैं रामायण के पात्रों पर काम कर रहा हूँ। क्या ये समय अब आ गया है जब हम अपनी हिस्ट्री के पास जा रहे हैं, वो गोल्डन हिस्ट्री जो हमारे पास रही, जिससे इंस्पायर होकर हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं? आज इस समय जबकि जहां पर हम खड़े हैं तब सारी दुनिया के सामने संकट है, युद्ध के साए हम सब देख रहे हैं, आए दिनों आतंक और युद्ध की छायाएं जो हैं वो डरा रही हैं हम सबको। तब क्या आपको लगता है कि एक बार फिर हमारी जो विरासत है, उस विरासत ने जो लिटरेचर दिया, आर्ट दिया, जो हमें कल्चर ट्रेडिशंस हमें दी, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर सारी दुनिया उसके पास जाना चाहती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने प्रश्न पूछा है जी। हमारा मणिपुर की बात थोड़ा अलग रख के भारतवर्ष की बात से हम सनातन की बात भी करता है। हम उतना जानकारी नहीं है, फिर भी हमको यहाँ तक मालूम है जो सनातन एक धर्म नहीं है, वो तो एक फिलोसॉफी है। उसके माध्यम से कई हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो अलग अलग जगह वो हिंदू है, फिर भी उसका जान पहचान तो आप गुजराती है, आप तमिल है, हम मणिपुरी है, फिर भी हिंदू है। उसका अंदर का एक जो है इकोसिस्टम जो है वो वहाँ से सनातनी से आता है। हम भी मोदी जी से भी सुना ये वसुदेव कुटुंबकम का बात आई, ये थोमता नहीं है, तो वो तो रियलिटी है, सबको आना है। तो हम इसी भारतवर्ष के इतिहास की गहराई में चले जाए, उसको सारे जहाँ के लोगों को तो किसी भी माध्यम से पहुंचा दिया जाए, तो ये लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि महाभारत को लेकर चूंकि इतना बड़ा पहली बार भारत में कितना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तब
आप इस महाभारत में उर्वशी के मंचन के साथ अपना अगला महाभारत का कौन सा पन्ना खोलना चाहते हैं? मैं तो उसमें एक नेगेटिविज्म भी है जो आप से द्रोणाचार्य और ये क्या एकलव्य का एकलव्य का जो लड़का है, उसका बेटा है, उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को ठोका। तो उसका एक बाप बेटे के अंदर जो हिंदुइज्म गुरु परंपरा और ये जो सोते जाते और बड़े उसमें एक फिलोसफी है, ये जमते हैं मणिपुर के साथ। मैं उसमें थोड़ा उसमें भी सोच रहा हूँ क्या जैसे एक एकलव्य जो है अर्जुन के ऊपर क्यों आया, वो पैदाइश ही वो आदिवासी थे, ब्राह्मण फैमिली से नहीं आया। अर्जुन उसके सामने क्यों हारा, वो कहानी अलग बात है, लेकिन उस फिलोसफी को हम लेना चाहता हूँ जी। क्यों हम सोते बन के रहे, ये मैसेज दिया हुआ मैंने देखा। इसलिए जो थोड़ा करवा हो सकता है द्रोणाचार्य की मूर्ति को ठोका, फिर भी उसको हम किस माध्यम से लाएंगे, सीरियस वही होगा। वो तो रियली हम द्रोणाचार्य की मूर्ति को वो तो नहीं मार सकता, क्योंकि माध्यम क्या होना चाहिए उसमें थोड़ा और सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद टिकन सिंह जी। इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। एक कलाकार दरअसल अपने रास्तों पर चलना ही उसको गवारा होता है। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। ये कारवां टिकन सिंह जैसे कलाकार, टिकन सिंह जैसे ऐसे लोक अध्येता, ऐसे संस्कृति कर्मी अपना जारी रखते हैं। फिर एक नई उम्मीद, नई संभावना के साथ कि फिर रंगमंच की इस भूमि पर हम फिर टिकन जी को एक नई प्रस्तुति के साथ देखेंगे। आप पधारे हमारे पॉडकास्ट में, आपने इतनी बातचीत की टिकन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।